हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं ओवरथिंकर्स के बारे में। जब मैं अपने क्लाइंट से मिलती हूँ तो बहुत सारे लोग तो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस, हमें लगता है कि हम ओवरथिंकर हैं, माइंड चलता रहता है। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग डिनाइल में रहते हैं, उनको लगता है नहीं, ज़्यादा तो नहीं सोचते हम, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम चल रही है। तो चाहे आप एक्सेप्ट करते हो या फिर आपको पता ही नहीं है कि आप ओवरथिंकर हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल है। आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके के ओवरथिंकर हैं। आपकी ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए, आपके माइंड को काम एंड स्टेबल करने के लिए मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अफर्मेशंस एंड मेडिटेशन है। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, उसे खुद भी पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हार्डली कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी लाइफ में कभी ओवरथिंकिंग नहीं की होगी। करते हैं और करना ज़रूरी भी है, भाई माइंड का तो काम ही सोचना है, और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा भी सोचना अच्छी बात है। लेकिन अगर अक्सर आप हर बात में ओवरथिंकिंग करते हैं तो फिर ये आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ा कर रखते हैं। तो समझते हैं किस किस तरीके के ओवरथिंकर होते हैं। एक होते हैं परफेक्शनिस्ट, यानी कि हर काम को बिल्कुल करीने से करने वाले, बारीकी से करने वाले। तो ये कौन होते हैं? डिटेल ओरिएंटेड लोग होते हैं। सो ये डिटेल्स देखते हैं। और क्या, इनके अंदर एक होता है ऑलवेज बीइंग राइट, बस सही होना है हमें तो हर बार। अब सही होने की जो चाहत है, हर काम को करीने से बिल्कुल अच्छे से परफेक्शन से करने की जो चाहत है, वो एक्चुअली टाइम ज़्यादा लेती है, रिसोर्सेज ज़्यादा लेती है, और सेल्फ क्रिटिकल भी होते हैं और दूसरे को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं। और इनका माइंड जब तक वो काम चल रहा होता है, बस लगातार इनका दिमाग भी काम कर रहा होता है। बड़े सारे इफ एंड बट होते हैं, बड़े सारे राइट एंड रॉन्ग होते हैं, और दिमाग चल रहा होता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन और बाल की खाल निकालना, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। क्योंकि आपका परफेक्शन का एक लेवल आने पर भी कोई दूसरा क्रिटिकल होकर उसमें कुछ ना कुछ कमियां देख सकता है। तो क्या आप नेवर एंडिंग वे में बस चलते ही रहेंगे, एक ही टास्क को लेते रहेंगे? नहीं। अगर आप इसको ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देंगे तो बाद में चलकर ये ऑब्सेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। और मैं इतने सारे ओसीडी वाले लोगों को देखती हूँ, सो उसमें उसके पीछे का रूट कॉज एक उनका परफेक्शनिस्ट नेचर होना भी निकलता है। दूसरा होता है किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी देने में डिफ़िकल्टी हो रही है। आपके और हमारे सबके पास बहुत सारे काम होते हैं, और कुछ कामों के लिए तो हमें पता होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है लेकिन उतने अर्जेंट नहीं हैं। सो अब उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है कि किसको पहले किया जाए, किसको बाद में किया जाए। कई बार प्रायोरिटी देने में भी डिफ़िकल्टी आती है, चाहे वो किसी काम को हो, किसी पर्सन को हो, किसी और चीज़ को हो। सो जब भी आपको प्रायोरिटी देने में डिफ़िकल्टी आएगी किसी भी चीज़ में, तब भी आप ओवरथिंकिंग जोन में जाएंगे। आपको इनडिसिसिवनेस आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है इस टाइम पर, किस तरीके का डिसीजन लेना है, क्या मेरे लिए फ्रूटफुल है। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ की प्रायोरिटी में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आपको सिंपल सा एक लिस्ट बनानी होती है जिसमें इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। तो आप जब इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट वाले कामों की एक लिस्ट बना लेंगे तो स्पेसिफिकली आपको पता चल जाएगा कि इम्पॉर्टेंट भी और भाई अर्जेंट भी, इनके साथ कोई डेडलाइंस या कोई लॉस एसोसिएटेड है। अगर मैंने अभी नहीं किया तो फिर इसके मुझे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो और इम्पॉर्टेंट काम भी है लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, उनका फिल्टर करके नीचे वाले जोन में रख पाओगे। तो सिंपल सा आप इसमें एक टेक्निक लगा सकते हो, ट्रैफिक लाइट टेक्निक, जिसमें आप रेड जोन बना सकते हो। रेड जोन में आप क्या डाल सकते हो, जैसे आपने बनाया रेड जोन, अब रेड जोन में आप कर सकते हो इसमें अर्जेंट, और जो आप येलो जोन डाल सकते हो इसमें इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, और जो ग्रीन जोन होता है उसमें जो आपके रेगुलर वर्क होते हैं। सो इस तरीके से आप ये जोन बना सकते हो। तो इस तरीके से आप इस वाले जोन से भी आउट हो जाओगे। मैं साथ के साथ आपको इसके जोन से कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके भी तरीके बताते हुए चल रही हूँ।
तो आगे समझते हैं होल्ड ग्रजेस। वो लोग जो कुछ भी बात हो गई है अंदर रख लेते हैं, इमोशनल वे में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहते हैं और कोई भी बात मन से लगाते रहते हैं। अब जब कोई भी बात आपने मन से लगा ली है, आपके पास इतने सारे ग्रजेस हैं, तो डेफिनेटली आप उस कैसेट को अपने माइंड में रिप्ले करते रहेंगे। वो चीज़ जो इंसल्ट, जिस तरीके की कोई भी बैड फीलिंग आपने एक बार फील की थी, वो आप एक बार नहीं, वो मोमेंट तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से खत्म हो गया, लेकिन वो आपके अंदर, आपके इंटरनल वर्ल्ड में जिंदा है। तो एक बार की इंसल्ट आप 100 बार भी महसूस कर सकते हैं। एक बार का रिजेक्शन आपको 100 और 1000 बार, पता नहीं कितनी बार, आप जब तक चाहें पूरी जिंदगी में उसको रिपीटेडली फील कर सकते हैं। तो ग्रजेस अगर आप होल्ड करने के आदी हैं तो समझ जाइए कि आप उस जोन में अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का एक नियम है कि हम जो भी कुछ अंदर अंदर दूसरे के लिए भी सोच रहे होते हैं, शिकायतें भी कर रहे होते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बार बार सबसे पहले हम पर ही पड़ता है। तो ग्रजेस को अपने अंदर रखना, उनको लेट गो ना करना, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो जब भी आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के कोई ग्रजेस हों तो सबसे पहले उसको लेट गो करना सीखें। अब वो लेट गो कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रजेस है इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। और लेट गो करने के लिए आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ लव बढ़ाना पड़ेगा। जो भी लोग सेल्फ लव में होते हैं, जो भी लोग अपने आप को प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि ये ग्रजेस जो उन्होंने पकड़ कर रखे हुए हैं, ये किसी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सब खराब कर रहे हैं। मेरी वर्क परफॉर्मेंस खराब कर रहे हैं, मेरे रिलेशनशिप और आगे की खराब कर रहे हैं। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन मैं अपने इमोशनल जोन में फंसी होने की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज को देख ही ना पाऊँ, या देख भी पाऊँ तो अपना बेस्ट ना दे पाऊँ। तो जो भी लोग इस तरीके से सोचते हैं, सेल्फ लव में होते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी रेस्पेक्ट करते हैं, अपनी वैल्यू करते हैं, वो आराम से ग्रजेस को लेट गो कर देते हैं। वो एक सिंपल से कहते हैं ना, भाड़ में जाओ। और ये वाला जो एक डायलॉग है ना कि जो हुआ, किसी ने हर्ट किया, गो टू हेल, भाड़ में जाए, तो ये कई बार ना बड़ा काम करता है, क्योंकि इससे आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। तो जैसे ही आप सेल्फ लव बढ़ा लेंगे अपना, तब आप इस तरीके के ओवर थिंकर अगर हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी और आप एक नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है स्पेंड मोर टाइम थिंकिंग देन डूइंग, यानी कि एक्शन जिनके स्लो होते हैं और जो बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब किसी भी काम के बारे में, किसी भी रिश्ते के बारे में, कोई इवेंट हुआ, किसी के बारे में उनको कुछ एक्शन लेना है, आगे फर्दर बढ़ना है, या कोई भी अपॉर्चुनिटी हाथ में है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए उनके माइंड में एक पैटर्न है, उनके अंदर एक चाहत है, लेकिन वो एक्शन लेने में स्लो है, सोचते बहुत ज्यादा है। एक होता है ना, एक कहावत भी सुनी होगी ना, नापेंगे इतना और फाड़ेंगे इतना। वो वाली जो कहावत है उसका मतलब ये होता है कि सोचना इतना ज्यादा, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी फैंटेसीज, लेकिन जब उसके एग्जीक्यूशन की, एक्शन लेने की बारी आएगी तो बस फिर दोबारा से थिंकिंग जोन में चले जाएंगे। मतलब ये वो लोग होते हैं जिनके पास बड़े बड़े प्लान्स, आइडियाज, चाहत, जिनके अंदर की बड़ी सारी डिजायर्स होती हैं, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड एक्शन प्लान नहीं होता, या फिर वो एक्शन प्लान बनाने में इतना यकीन नहीं रखते। उनको लगता है कि सब कुछ माइंड में ही डिजाइन करने से कुछ भी हो जाएगा, और इसी चक्कर में वो फंस जाते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि माइंड में अगर आप सारी चीज़ें रखते हैं और माइंड में ही आप मैपिंग करते रहते हैं और उसका एक्शन प्लान आप पेपर पे नहीं बनाते हैं, तो आपके साथ यही होगा। आप बस सोचते रह जाएंगे और उसके एग्जीक्यूशन को आप डिले करते रहेंगे। आप कल 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 कल, और कल तो कभी आती नहीं है, क्योंकि सब कुछ आज में ही है। जो आने वाली कल है वो भी आज के रूप में आती है, और जब वो आपने जो कल कही थी कि कल आएगी तो मैं करूंगा, वो जब आज के रूप में आई तो क्योंकि आप समझ नहीं पाए कि हर कल आज के रूप में आती है, तो फिर ने आपने कल कह दिया, तो इस तरीके से फंसे रह जाते हैं। तो आपको क्या समझना है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो भी आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, इसको आपको क्या करना है, रिटन एक्शन प्लान बनाना है। जब आपके पास रिटन एक्शन प्लान होगा तो जब पेपर पे हमारे सामने कुछ भी हमारा प्लान होता है तो उसका एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है। हमेशा जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस।
और जब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक्शन आ जाएगा आपका और आप इस वाले जोन से आउट हो जाएंगे। आगे समझते हैं, लाइक टू टूथ योर ओन हॉर्न। ऐसे ओवरथिंकर जिनकी एक्चुअल में सेल्फ स्टीम लो होती है, जिनको अपने अंदर कमियां दिखाई देती हैं और वो जानते भी हैं अपनी कमियों के बारे में, अपनी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जो उनकी 2-4 कुछ खूबियां होती हैं उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं और उसके बारे में ओवरथिंक करते रहते हैं। अच्छा, मैंने सही तरीके से प्रेजेंट किया ना ये अपने आप को, हाँ उसने ऐसा कहा था और मैंने भी ऐसा कह दिया, और ये मतलब उनके दिमाग में जो उनकी खुद की इंफीरियर इमेज होती है उसको एकदम से चेंज ऑपोजिट शो कर कर उनको अपने आप को ओवरली कॉन्फिडेंट या फिर ओवरली पॉजिटिव या ओवरली अचीवर, अपने अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत होती है और फिर वो उसी को सोच सोच कर खुश होते रहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक्चुअल में तो होती है सेल्फ स्टीम लो होती है इन लोगों की, लेकिन ये बेसिकली ऑपोजिट रिफ्लेक्ट करते हैं। जो इनका ऑपोजिट प्रेजेंट करने का नेचर होता है, और क्योंकि इनको अंदर से पता है कि जो ये हैं वो उसके ऑपोजिट ही इन्होंने दुनिया को दिखा रहे हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर उस चीज को माइंड में रिप्ले करते रहेंगे और उस अचीवमेंट को जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया है उसको सोच सोच के कभी खुश होते रहेंगे, वो उनके दिमाग में चलेगा, कभी अरे यार ये भी कहते ना चाहिए था, ये कैसे रह गया, इस चीज को सोच सोच के उनके दिमाग में ओवर थिंकिंग रहती है। तो अगर आप इस तरीके के ओवर थिंकर भी हैं तो आप अपनी जो लो सेल्फ स्टीम है उसे हटाकर अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ाइए, तब जाकर आप इस जोन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि फिर आपके पास रियल जो अचीवमेंट्स होंगे आपकी लाइफ के उसको आपको इतना ज़्यादा शो ऑफ करने की एक अर्ज नहीं होगी, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग महसूस करेंगे। फिर जो आपके नेचुरल अचीवमेंट्स होंगे, क्वालिटीज़ होंगी, वो नेचुरली ही आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होंगी और आप फेक नहीं कर रहे होंगे, और जब आप फेक नहीं कर रहे होंगे तो आपके माइंड में वो कैसेट रिप्ले नहीं होगी, क्योंकि जो इस भी चीज़ को हम फेक करते हैं उसी का रिप्ले हमारे दिमाग में चलता है, और जिस चीज़ को हम रियलिटी होती है और उसी को प्रेजेंट करते हैं तो उसका किसी भी तरीके का कोई रिप्ले हमारे दिमाग में नहीं चलता, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। और जो ओवरथिंकर होते हैं, कॉन्स्टेंटली एनालाइज व्हाट अदर्स से, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसको एनालाइज करते रहते हैं, उसका मीनिंग देते रहते हैं, मतलब दूसरे की बात का अपने आप ही मीनिंग निकालना, एज्यूम करना और पहले से ही अपने दिमाग में दूसरे ने जो कहा है उसका कॉन्ट्रेरी कुछ भी मतलब ऐसा थॉट डिसाइड कर लेना, या उनके एक्शन को, उनकी बात को काट लेने के बारे में पहले से ही प्लानिंग करते रहना। जो दूसरा कह रहा है उसका वो मतलब ना समझकर अपना ही एक मीनिंग दे देना, और उस बात में पहले से पहले इनका दिमाग चलता रहता है, तो इनका दिमाग सुनने पे कम और उसका मीनिंग निकालने पर ज़्यादा रहता है। तो जब आप किसी इंसान का, जो दूसरा इंसान आपसे कुछ कह रहा है, आप उसका मीनिंग निकालते रहेंगे तो आपकी लिसनिंग स्किल पुअर हो जाएगी, और फिर जब आप उस कम्युनिकेशन में होंगे, रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वालिटी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, सामने वाला कई बार आपसे कनेक्टेड फील नहीं करेगा, तो फिर वो कम्युनिकेशन क्वालिटी ना होने की वजह से या उसका आउटपुट जैसा चाह रहे हैं वैसा ना निकलने की वजह से ओवर थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। सो यहाँ पर क्या समझना है, हमें कॉन्स्टेंटली एनालाइज नहीं करना है दूसरे क्या कहते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, आपकी पुअर लिसनिंग स्किल हो जाती है। क्योंकि जो भी लोग अपने दिमाग में दूसरों की बातों का मीनिंग निकालते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, तो उनकी लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को अनबायस वे में सुनना है। तो इसका वो क्या है, अनबायस वे में आपको सुनना है, मतलब आपकी जो लिसनिंग होनी चाहिए वो बेसिकली इतनी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, सामने वाले को इम्पोर्टेंस देकर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पर, उसके आई मूवमेंट्स पर, वो जो वर्ड्स कह रहे हैं उनकी वॉइस टोनैलिटी पर एक्चुअल में आप कॉन्शियसली ध्यान देंगे तो क्या होगा, आप अनबायस वे में सुन पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक्टिव लिसनिंग।
जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो बेसिकली आप सामने वाले की बातों को बिना कॉन्स्टेंटली एनालाइज किए राइट रॉन्ग, इसके कहने का मतलब है ये बात ऐसे नहीं वैसे, ये सब चीज़ें छोड़कर आप उनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और जब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो फिर आप कम शब्दों में अच्छी तरीके से दूसरे से बात कर पाएंगे, तो वहाँ पर ओवर थिंकिंग के चांस ही नहीं बचेंगे। तो एनालाइज करने की बजाय अनबायस मोड में अच्छी तरीके से सुनिए और हमेशा एक मॉडल का याद रखिए, ये है LTS। L का मतलब होता है लिसन, T का मतलब होता है थिंक एंड S का मतलब होता है स्पीक। जितना अच्छा आप सुनेंगे उतने अच्छे से सोचकर अंडरस्टैंड करेंगे उनको और फिर उतना इफेक्टिव आप बोल पाएंगे। तो जब भी किसी दूसरे से बात कर रहे हो तो उसकी बात को इनिशियली एनालाइज करने से बचिए। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जिसको एनालाइज भी करना है तो पहले सामने वाले को कंप्लीट करने दीजिए और फिर उसके कुछ एनालिसिस निकाल कर सामने वाले से आप कंफर्मेशन ले लें, तभी आपका जो ये ओवर थिंकिंग वाला जोन है ये फिनिश होगा और आप एक नॉर्मल थिंकर की तरह आराम से एक स्टेबल और एक काम माइंड को एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट है यू आर अ पेसिमिस्ट, यानी कि एक निराशावादी व्यक्ति है। अब कोई भी इंसान निराशावादी है सो उसके दिमाग में तो बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग चलेगी। मतलब कोई भी सिचुएशन आएगा सबसे पहले उसका नेगेटिव मीनिंग निकाल लेना, छोटी छोटी बातें अगर वो आपके फेवर में नहीं हुई तो उनके लिए निराश हो जाना, किसी इंसान से फेवर मांगा उसने आपको फेवर नहीं दिया तो निराश हो जाना, मतलब किसी भी चीज़ में बस निराशा की दृष्टि से देखना। और जब भी आप निराशा की दृष्टि से सब कुछ देखेंगे तो आप लो मूड में रहेंगे। लो मूड में रहेंगे तो आप काम कम करेंगे, सोचेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके अंदर की निराशा है आपको देखना है कि इतना निराशावादी इंसान आपको किसने बनाया। तो आप अपने पेसिमिस्ट होने के पीछे के लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें देखिए कि क्या ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस है। बेसिकली बैड एक्सपीरियंसेस ही आपको निराशावादी बना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके के आपके जो बेसिकली ये बैड एक्सपीरियंस का मतलब है आपके फेलियर्स जो हुए हैं वो आपको देखने हैं। आपको समझ में आएगा कि अच्छा इन कुछ पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से, या फिर हो सकता है आपने कुछ इस तरीके के रेफरेंस भी कलेक्ट कर लिए हों, तो किस वजह से आपके अंदर ये सब चीज़ें डेवलप हुई हैं कि आप इतने निराशावादी हो गए हैं। आप हर सिचुएशन को इतना नेगेटिवली देखेंगे तो फिर आपके अंदर तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग डेवलप होगी ही। और आप अगर खुद निराशावादी हैं तो आप अपने परिवार को और लोगों को भी निराशा ही स्प्रेड करेंगे और आपको कभी भी ओवर थिंकिंग के जोन से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आपको निराशा को, इसका ऑपोजिट क्या है, आशा, यानी कि आपको ऑप्टिमिस्ट बनना है। अब एकदम से तो आप बन नहीं जाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। मतलब आपके दिमाग में किसी भी चीज़ को लेकर ऑटोमेटिकली कुछ निराशा का रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपको वो नेगेटिव ऑटो रिस्पॉन्स चेंज कर कर एक रियलिस्टिक ऑटो रिस्पॉन्स देना है उस सिचुएशन को। कैसे, जैसे आपके दिमाग में ऑटो जो है ना नेगेटिव थॉट आ रहा है, जो ऑटो नेगेटिव आपके इसमें आ रहा है, तो इसको कट कर कर आपको क्या करना है, आपको रियलिस्टिक पॉजिटिव थॉट बनाना है। और जब आप रियलिस्टिक पॉजिटिव थॉट के साथ उस सिचुएशन में कुछ एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई डिफरेंट पॉजिटिव एक्सपीरियंस आएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉजिटिव एक्सपीरियंस के कलेक्शन के बाद आप क्या है, एक इस पेसिमिस्ट जोन से ऑप्टिमिस्ट जोन में शिफ्ट हो जाएंगे और आपकी जो इतनी ज़्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग होती है वो धीरे धीरे कम होकर एक दिन खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, इम्पेशेंट विद रिस्पॉन्सेस। मतलब अगर कोई भी चीज़ उनको चाहिए या किसी से कोई बात कही है उसके लिए कन्फर्मेशन चाहिए या कुछ भी ऐसा है, उनको कोई भी अगर रिस्पॉन्स करने में डिले कर दे या उनको कहीं रिस्पॉन्स करना हो तो उसमें भी उनको एकदम से रिस्पॉन्स देना होता है। मतलब जो अपने रिस्पॉन्सेस को होल्ड नहीं कर पाते, चाहे देना हो या किसी से आना हो। अब जब ऐसा आपके साथ होता है
तो डेफिनेटली जब तक वो रिस्पांस नहीं आता आपका दिमाग चलता रहता है। जैसे फ़ोन पे टेक्स्ट किया किसी को, नहीं आया उधर से रिस्पांस, तो 50 बार फ़ोन को देखेंगे, अरे अभी तक रिप्लाई नहीं आया, और कई बार तो व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आ गए हैं अगर, तो उसके बाद तो और भी ज़्यादा इम्पेशेंट, देख लिया रिप्लाई नहीं किया, हो सकता है इग्नोर कर दिया, और ये हो अपने 50 मीनिंग निकल जाएंगे। सो रिस्पॉन्सेस के लिए अगर आप इम्पेशेंट होते हैं तो यहाँ पर भी आपके अंदर कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी नेगेटिव तो कभी कुछ पॉजिटिव भी चल सकता है, बट मोस्टली नेगेटिव ही चलता है। तो रिस्पॉन्स आपको देना हो या फिर रिस्पॉन्स कहीं से आना हो, दोनों में ही आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इमिडिएटली हर चीज़ में रिस्पॉन्स करते हैं, लोग आपको खाली कंसिडर करने लग जाएंगे। और अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं तो भी आप दूसरों के लिए एक गलत अजम्पशन करें कि दूसरे इतने फ्री हैं कि आपकी डिमांड करते ही तुरंत वहां से रिस्पांस आएगा, तो दोनों ही तरीके गलत हैं। तो आपको अपने इस इम्पल्स को होल्ड करना आना चाहिए और आपको अपने और दूसरे की टाइम की कदर सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से वो क्या है, आपको अपना टाइम की वैल्यू बढ़ानी है, अपनी टाइम की वैल्यू आप बढ़ाइए और इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि सामने वाला एकदम से किसी भी चीज के लिए फ्री नहीं है। कोई भी अगर आपकी डील पास होनी है किसी तरीके से, कहीं पर आपने कोई ऑफिस में कोई पेपर्स लगाए हुए हैं वहां से पास होने हैं, ऐसा नहीं है कि आपके 50 बार 100 बार उस चीज के बारे में सोचने से वो काम बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, या आप इमिडिएटली जो है ना एकदम से रिस्पॉन्स देंगे तो आपका इमिडिएट रिस्पॉन्स सही होगा। सोच कर समझ कर अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स देना है, लेकिन इतना ज्यादा क्विक रिस्पांस देना या फिर क्विक रिस्पांस जो आना चाहिए सामने से, उसकी जो आपको आदत पड़ जाती है वो भी आपको एक नेगेटिव ओवर थिंकिंग जोन में डाल देती है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अच्छा सोच समझ के अगर हम रिस्पांस देंगे तो इससे ओवर थिंकिंग नहीं डेवलप होगी। वो रियलिस्टिक मतलब नीडेड थॉट प्रोसेस है कि ऐसा थोड़ा ना है कि आप कोई भी काम ऐसे बिना सोचे समझे कर देंगे, उसके बाद गलती होने के बाद ही तो नेगेटिव ओवर थिंकिंग डेवलप होगी। लेकिन अगर आप सोच समझकर किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करेंगे तो नॉर्मल फीचर है ना, तो वो वाला अगर थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा ओवर थिंक भी करेंगे तो वो हेल्दी ओवर थिंकिंग होगी। आगे समझते हैं, मिस्टेक्स कॉन्स्टेंटली रिप्ले इन योर माइंड। आपके दिमाग में आपसे कोई गलती हो गई है और वो लगातार आपके दिमाग में चल रही है। अब देखिए, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलती तो किसी से भी हो जाती है ना। सो ऐसा तो कोई भी व्यक्ति ने जैसे कभी कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन अपनी गलती होने पर इतना क्रिटिकल होना, वो मिस्टेक आपके दिमाग पर हावी हो जाना, बार बार अपने आप को कुछ कभी भला बुरा कहना, कभी सोचना उससे ऐसा कैसे हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नेगेटिवली, अपने आप ही कैटास्ट्रॉफिक वे में इतने नेगेटिव से नेगेटिव कई बार सोच लेना और अपनी इमेज कॉन्शियस इतना ज्यादा हो जाना कि मुझसे गलती कैसे हो सकती है। तो कोई भी गलती अगर हो गई हो तो वो दिमाग में बार बार चलकर फालतू की नेगेटिव ओवर थिंकिंग आपके अंदर बढ़ा देगी, क्योंकि जो हो गया एक्शन उसे तो बदला ही नहीं जा सकता ना आप अपनी गलती बदल सकते ना दूसरे की बदल सकते। हाँ, उस गलती को कैसे सुधारना है और आगे गलती होने से कैसे रोकना है, अगर इसके बारे में आप सोचते हैं तो वो एक हेल्दी ओवर थिंकिंग है। लेकिन अगर गलती को ही बार बार दिमाग में रिप्ले करते रहेंगे तो इससे तो आपके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहेगा और कोई इसका रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका वो है कि मिस्टेक्स जो हो गई हैं, अब ये देखो उनको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। तो रेक्टिफाई करने का आपको प्लान बनाना है। अब ये क्यों बनाना है भाई? मिस्टेक से अगर आप सीखेंगे नहीं, क्योंकि मिस्टेक से क्या किया जाता है, मिस्टेक से लर्निंग ली जाती है। अब आपने मिस्टेक से लर्निंग ले ली और रेक्टिफाई करने का प्लान बना लिया तो फिर आप आगे कोई गलती करने से बच जाएंगे। तो मिस्टेक होने के बाद अगर सोचना है तो उससे लर्निंग लीजिए जो मिस्टेक हुई है, और फिर उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आगे से अपना उस मिस्टेक को सुधारने का प्लान बनाइए। आगे बढ़ जाते हैं, स्टक इन द पास्ट और द फ्यूचर। पास्ट में या फिर फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच रहे होते हैं, अक्सर खाना खा रहे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था उसकी बात दिमाग में चल रही है, या फिर खाना खाने के बाद कहाँ काम पर भागना है उसकी दिमाग में आप बात चल रही होती है। मतलब आप उस मोमेंट में नहीं है, खाना खा रहे हैं तो खाना नहीं खा रहे हैं, दिमाग में पता नहीं 50 बातें चल रही हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हैं तो भी दिमाग में कुछ चल रहा है, कभी मोबाइल उठाकर देख रहे हैं, कभी इधर उधर देख रहे हैं। मतलब बॉडी भी आपकी रेस्टलेस है, माइंड भी आपका रेस्टलेस है, दिमाग में 50 बातें चल रही हैं। आप मतलब उस मोमेंट में नहीं है तो आप ओवर थिंकर ही हैं। आपको अपने अंदर झांक कर देखना है कि जब मैं
खाना खाती हूँ तो मैं क्या सिर्फ खाना खाती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ तो सिर्फ टीवी देखती हूँ, अगर मैं अपनी किसी प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रही हूँ तो क्या मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रही हूँ। अगर आप उसी मोमेंट में हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके बैक ऑफ माइंड पैसिव वॉइस कोई चलती रहती है तो आप एक ओवर थिंकर हैं। कभी कभार काम करते वक्त कोई इस तरीके का थॉट आ जाना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो आपको ओवर थिंकर के जोन में नहीं डालेगा, आ गया। लेकिन अगर उस चीज़ को पकड़कर आप और ज़्यादा कनेक्टिंग थॉट्स अपने दिमाग में बनना अलाउ कर देते हैं, या फिर आपको कभी ऐसा फील होता है कि आप कोई काम कर रहे थे और थोड़ी देर बाद आपको अवेयरनेस आई, अरे मेरा दिमाग कहाँ है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही थी, इस तरह से, तो आप एक ओवर थिंकर हैं। अब इस चीज़ को आपको ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टेंट अपने आप को अफर्मेशन देनी होती है कि मैं हर मोमेंट में बहुत आसानी से रह सकती हूँ, मैं हर काम को करते हुए माइंडफुल रह सकती हूँ। यानी कि जब आपको ये करना है तो आपको क्या करना है, अफर्मेशन से। अफर्मेशंस कौन सी हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट की है। वैसे मैंने माइंडफुलनेस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से आप माइंडफुल रह सकते हैं, वो बहुत ही डिटेल वीडियो है, ज़रूर देख लेना। सो जब आप माइंडफुलनेस स्किल सीख जाते हैं तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, और जब आप माइंडफुलनेस स्किल का इस्तेमाल करके प्रेजेंट में रहेंगे तो आपका दिमाग पास्ट में और फ्यूचर में जाएगा ही नहीं। वो स्टेबिलिटी से पूरे फोकस के साथ आप प्रेजेंट मोमेंट में जब काम करेंगे तो इस जोन से आप अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। आगे समझते हैं। Haunted by what if and if only। हाँ जी, तो अगर ऐसा हो गया तो, यदि, ये इसी में लगे रहते हैं। सो अगर ऐसा हो गया तो क्या करता है what if आपके अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ा देता है। अब अनसर्टेनिटी कहाँ नहीं है, हर जगह अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर आपके थिंकिंग पैटर्न में व्हाट इफ है, सो वहाँ पर क्या है, ये एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है। मैंने ऑलरेडी व्हाट इफ पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की लिस्ट में चेक कर सकते हैं। सो व्हाट इफ जिनकी थिंकिंग में डोमिनेंट होता है वो नेचुरल ओवर थिंकर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हर चीज़ में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, उनको फियर ज़्यादा होता है, और अगर ऐसा हो गया तो, या ऐसा हुआ बट इफ़, वो सब चीज़ें उनके इसमें चलती रहती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उनको किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन लेने में, यस कहने में, या कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जब भी आप अपने किसी भी स्टेटमेंट को या अपने माइंड में थॉट पैटर्न को व्हाट इफ से स्टार्ट करेंगे तो हमेशा आप फियरफुल रहेंगे। अगर आपके साथ ये व्हाट इफ थिंकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा आप पर हावी है तो आपको समझना है ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है, और इसको ख़त्म करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। रिस्क तो हर चीज़ में है ना, रिस्क को जीरो तो नहीं किया जा सकता, रिस्क को केवल मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आप किसी भी चीज़ में अगर रिस्क देख रहे हैं और आप ओवर थिंकिंग जोन में जा रहे हैं और व्हाट इफ आप पर हावी हो रहा है, तो आप ये देखिए कि ओके इसमें रिस्क है, बिल्कुल है, रिस्क को जीरो कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। और जैसे ही आप रिस्क को मिनिमाइज कर लें, आप उसके पूरा प्लान बना लें, तो फिर आप उसमें और फर्दर सोचने की बजाय एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आप इस तरीके के अगर ओवर थिंकर हैं तो आप इस जोन से बाहर आ जाएंगे। आगे समझते हैं, डोंट स्लीप वेल एट नाइट। भाई कोई इंसान है, वैसे लाइफ में कुछ परेशानी नहीं चल रही है ना, लेकिन फिर भी रात को नींद नहीं आ रही है। अब रात को नींद नहीं आ रही है और दिमाग में या तो सोने से पहले कुछ चल रहा है, या फिर सोते वक्त बॉडी सो रही है और माइंड में कुछ चल रहा है, और वो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती, कोई बहुत बड़ा दुख वो कुछ नहीं होता है, लेकिन बस वो डे टू डे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं, आगे की कोई बात चल रही है इसे, तो ये भी एक ओवर थिंकर होने की निशानी है। इसमें बेसिकली जो ओवर थिंकिंग है उसके कोई बहुत बड़े और सॉलिड ऐसे रीज़न नहीं है, लेकिन वो एक पैसिव एक स्ट्रेस उनकी लाइफ में होता है जो लगातार चला रहता है। मे बी वो अपनी बॉडी से ज़्यादा वर्क ले रहे हैं, मे बी वो मेंटल वर्क ज़्यादा ले रहे हैं, मे बी प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे हैं, मे बी उनका पुअर लाइफस्टाइल है, डाइट ठीक से नहीं जो है ना उनका लेते हैं, टाइम पर नहीं लेते हैं, फास्ट ईटर हैं, दिमाग में उनके किसी भी तरीके की कोई बहुत बड़ी बात ना होकर बस छोटे मोटे से उनके लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। तो उससे भी क्या है कि जो जर्नल बातें हैं वो आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये वाला जो है ना ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वाले लोग कहते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इनके ये जो आती है ये वाली प्रॉब्लम वो लाइफस्टाइल इश्यूज से आती है। अब लाइफस्टाइल इश्यूज से आ रही है तो भाई लाइफस्टाइल को ही करेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, करेक्शन।
टाइम पर खाना नहीं खाते हैं तो टाइम पर खाना खाइए। अगर बॉडी से माइंड से ज़्यादा काम ले रहे हैं तो उसको उतना आराम भी दीजिए, क्योंकि जितना काम ज़रूरी उतना ही आराम ज़रूरी है। फिर आप ना वो जो एक पैसिव थिंकिंग जोन में लगे रहते हैं जिसमें कोई बहुत बड़ी या इंपॉर्टेंट बात नहीं होती है, बस छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, वो सब अंदर से स्ट्रेस जो बढ़ा हुआ है वो स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा और आप रिलैक्स होकर सोएंगे भी। आपका बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी सोएगा आराम से, रात भर पीसफुल होकर सुबह फ्रेश उठेंगे। इसी तरह से ड्वेल ऑन थिंग्स यू कांट कंट्रोल, ये भी बहुत डेंजरस है। मतलब उस चीज़ के बारे में भी सोचते रहेंगे जिसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, मतलब जो उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर की बात है, मतलब रियलिटी के कुछ सामने आकर खड़ी हो गई है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरे के हाथ में है। मतलब अगर सपोज कीजिए आपने कोई इंटरव्यू दिया, अब वो इंटरव्यू में कोई आपको सिलेक्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा तो सामने वाले के हाथ में है ना। आपके हाथ में क्या था, अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से देना। अब जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में भी ओवर थिंकिंग करते रहना, कैसा आएगा रिजल्ट, कब आएगा, ये आएगा वो आएगा। थोड़ा बहुत सोचना एक अलग बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। सपोज आपने किसी को प्रपोज किया, अभी उसकी भी तो मर्जी है ना कि वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है उनके बारे में भी सोचते रहना। अभी कोई चीज़ का लॉस हो गया है, अभी उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, लेकिन उस चीज़ के बारे में भी सोचते रहना। किसी की डेथ हो गई है, वो अब वापस नहीं आ सकता इंसान, वो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल से बाहर है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बारे में भी सोचते रहना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो इस तरीके की थिंकिंग आपको बस स्ट्रेस ही देगी, आपके अंदर होपलेसनेस ही बढ़ाएगी। एक्चुअली कुछ चीज़ों के बारे में जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिनको हम बदल नहीं सकते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो रियलिटी होती है और रियलिटी को चैलेंज नहीं किया जाता। रियलिटी को चैलेंज कर कर सिर्फ आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, रियलिटी को केवल एक्सेप्ट किया जाता है। तो इसका इलाज क्या है? एक्सेप्टेंस। जिस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि ओके ठीक है, ये चीज़ ऐसी है, ऐसी होनी थी या ऐसा ही होना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्ट करते ही आप रिलैक्स हो जाते हैं और माइंड ओवर थिंक करना बंद कर देता है। अफ्रेड टू स्टॉप थिंकिंग। अगर मैंने ऐसा नहीं सोचा तो इसका मतलब है कि मैं इस चीज़ के लिए कंसर्न ही नहीं हूँ, ये भी है। मतलब अगर मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ तो वो फील गुड करते हैं कि यानी कि मैं बहुत कंसर्न हूँ, भाई मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, इस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ, इस काम के बारे में सोच रहा हूँ, इसका मतलब मैं पैशनेट हूँ, मैं कंसर्न हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ किसी चीज़ के बारे में। मतलब उनको अपनी जो थिंकिंग है उसको रोकने में भी डर लगता है कि अगर मैंने इसके बारे में नहीं सोचा तो फिर इसका नतीजा कैसे निकलेगा, समझना होगा। सही अमाउंट में सोचना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इतना सोचने से भी कुछ सोल्यूशन निकल नहीं रहा है, आपकी थिंकिंग में कोई सोल्यूशंस ही नहीं है, तो आपको उस थॉट प्रोसेस को वहाँ पर रोकना ही पड़ेगा, किसी की एडवाइस लेनी ही पड़ेगी, आपको अपने आप को रिलैक्स करना ही पड़ेगा और फिर अपने आप को रिज्यूम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहेंगे तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि सोचने से कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, टेक अ ब्रेक, रिलैक्स देन रिज्यूम। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेकर रिलैक्स करना है और फिर रिज्यूम करना है, राइट? ये हमें करना है, ठीक है। अगला पॉइंट है ऑफन फील पैरानॉइड, यानी कि रॉन्ग बिलीफ डेवलप कर लेना, जो रियलिटी है उससे अलग अपने ही कुछ परसेप्शंस बना लेना, कुछ सुपरस्टिशियस थिंकिंग होना। मतलब कोई इवेंट जो हुआ है उसको कुछ अलग नज़रिए से देखकर एक डिफरेंट मीनिंग देना। अक्सर इसमें जो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होकर कुछ अलग ही सुपरस्टिशियस तरीके के बिलीफ बना लिए जाते हैं, जैसे कई बार भाग्य को दोष दे दिया, कई बार कोई अपशगुन हो गया या किसी और रीज़न, मतलब जो एक्चुअल कॉजेज होते हैं उस कॉज को ना मानकर कुछ अलग ही अपने ओपिनियन डेवलप कर लेना और उसके बारे में बस सोचते जाना। अब जब आप इस तरीके के कुछ रॉन्ग बिलीव्स बना लेते हैं तो कई बार ये और भी ज़्यादा डिल्यूजनल वे में आप पर हावी होने लग जाते हैं और आप उसके बारे में लगातार सोचने लग जाते हैं। इससे आपको शक, वहम डेवलप हो जाते हैं और जब इतने शक और वहम आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं तो आप उसके बारे में बस सोचते रहते हैं। कुछ लोगों को इसके कई तरह से कि दूसरे मेरी बातों के बारे में मीनिंग निकालते रहते हैं, मेरी हंसी उड़ाते रहते हैं और बस यही रॉन्ग बिलीफ बना लिया और इसी वे से आप देख रहे हैं और फिर इसी वे से देखकर आप अपने इस रॉन्ग बिलीफ की वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपने लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए हैं, किसी से बात करते वक्त बार बार अपने आप को चेक करते रहना, मैं सही
बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, या अपने कपड़े ठीक करते रहना, बहुत सारी इस तरीके के बिहेवियर पैटर्न्स देखे गए हैं और वो लोग इस तरीके से ओवर थिंक करते रहते हैं। तो अभी हमें इस थिंकिंग जोन से बाहर आने के लिए क्या करना है, हमें समझना है कि जो भी रियलिटी है, यानी कि जो रियल रूट कॉज है किसी भी चीज का, उसी चीज को देखना है, समझना है, और फिर उस रूट कॉज को पकड़ने के बाद अपने आप को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, सिचुएशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, रिलेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, मतलब जिस भी बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हैं उस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बस सोल्यूशन लिख लेने होते हैं और उन सोल्यूशंस को अप्लाई करना होता है। जिस तरीके से आप इस तरीके से अगर आप ये करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ही टाइम बाद आपका ये ओवर थिंकर एटीट्यूड खत्म होने लग जाता है और आप एक नॉर्मल थिंकर बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है कि किस किस तरीके के आप ओवर थिंकर हो सकते हैं या उस जोन से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कर मेरे मेंटल हेल्थ मिशन में साथ दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रख सकें। तो इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट कर भी मुझे जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर।